उन 50% लोगों की हो रही है जो हमारे जान के पीछे पड़े हुए हैं, जो -40 आप वही कि विकसित भारत कैसे बना लोगे यार, ये -40 -60 वाली। आप ये समझिए, जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उन्होंने कभी कुछ दिया नहीं। पुलिस अत्याचार कर रही है, हमारे लोगों को बसों में पीट रही है। हमारे यहाँ तो सीधी बात हम ये कहते हैं कि देश की लोकशाही जो व्यवस्था है उसमें किसी को भी अगर कोई बात से नाराजगी है तो आप पे अवसर आता है जिससे नाराजगी के खिलाफ वोट करो। और अगर कोई चाहता है कि इस तरह का कोई कानून बन जाए और आंदोलन से काम नहीं चल रहा तो अपनी दल बना ले, दल बना के लोकसभा विधानसभा में आ जाए। जो साथी आंदोलन कर रहे हैं, मेरी उनको राय है कि वो सब लोग अपना दल बनाए और दल बना के आगामी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करें, अपना संख्या बल बना लें, उनका बहुमत हो जाएगा। बहुमत बना के वो कोई भी कानून पास कर दें। आप ये समझिए, जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उन्होंने कभी कुछ दिया नहीं। ये तो संवैधानिक व्यवस्था नहीं होती तो आप ये जो चुनावी भाईचारा इसको भी नहीं निभा पाते। और मैं आपको जो बात अब कहने वाला हूँ, आपने बीजेपी का जिक्र किया, वो मुख्यमंत्री का जिक्र किया, इस पूरे आंदोलन के पीछे ही कुछ ऐसी ताकतें हैं जो जातिगत जनगणना और उसके आर्थिक आंकड़ों से डरी हुई, जिनको लगता है कि जातिगत गणना अगर होगी, उसके आंकड़े जारी होंगे तो बहुत सारे लोगों के जो झूठे भ्रम फैलाए टूट जाएंगे। लेकिन इसमें जो दूसरा जवाब है मेरा, वो इनके सवाल से जुड़ता है। शिक्षा, पेपर लीक, रोजगार जैसे मुद्दों पे नौजवान इकट्ठा हुआ था, और जब नौजवान इकट्ठा हुआ तो सरकार ने दिमाग लगाया कि इनको कैसे तोड़ा जाए। नौकरियां सरकार दे नहीं रही है, अवसर दे नहीं रही है, और तमाम तरह की जो है आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रही है। अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं है, अच्छे सड़क नहीं है। मैं एतमादपुर गया था, गारा हो रहा है गोडे गोडे। तो मैं ये बात आपको इसलिए बताऊं, सरकार को लगा, और उन ताकतों को जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो संगठन बने हुए हैं, जो अपने आप को राष्ट्रभक्त संगठन कहते हैं, उन्होंने दिमाग लगाया कि इस एकता कैसे तोड़ा जाए। तो उनमें से कुछ लोगों को चिन्हित करके ये आरक्षण वाले मुद्दे पर आगे कर दिया कि जो युवाओं की एकता बनी थी देश के विभिन्न इंपोर्टेंट मुद्दों पे आवाज उठाने की, संघर्ष करने की, वो मुद्दे पीछे छूट जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह की खिलवाड़ बर्दाश्त की नहीं जाएगी। आपको याद होगा, और आप रिसर्च कर लेना, भीम आर्मी का जो जन्म है, उसकी जो पहचान है देश दुनिया में, वो भीम आर्मी पाठशाला से थी। और पाठशाला हम लोग क्यों चला रहे थे? जब आप पाठशाला के बारे में जानेंगे तो ये भी जानेंगे क्यों चला रहे थे। क्योंकि सरकारी सिस्टम, सरकारी स्कूलों के हालात बहुत खराब हैं, जर्जर हैं। टीचर नहीं है, पर्याप्त टीचर नहीं है, बिल्डिंग अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, सुविधाएं नहीं है, किताबें समय पे नहीं मिल रही है, शौचालय नहीं है, पेयजल पदार्थ यानी कि पानी और आवश्यक सुविधाएं नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। इसलिए
हमने पाठशालाएं चलाई कि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें, उनकी नींव मजबूत कर सकें। देखिए, हमारी सबसे बड़ी डिमांड तो ये है कि सरकार एक वाइट पेपर लेकर के आए कि अभी तक जो तुमने ये 80 साल तक आरक्षण दिया है, जिन जिन को दिया है, और उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है, मतलब लोग बैकवर्ड होते ही जा रहे हैं, तो इस पर एक वाइट पेपर लाओ कि भाई इससे लाभ किसको मिला है। ओबीसी में 3-4 जातियां हैं जो 70-80% आरक्षण ले रही है, एससी में भी सेम है, हजार जातियां इन दोनों समूह में ऐसी हैं जिनको कभी आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है आज तक। मतलब उनके बच्चे घोंघा चुन करके खा रहे हैं, चूहा पकड़ के खा रहे हैं। मैं बिहार से आता हूँ, मुसहर समाज के बारे में अगर कोई जानता हो, नहीं जानते हैं, सर्च कीजिए कि उनकी कितनी विकट स्थिति है। उनके बच्चों को कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उन जाति समूहों के नेता भी नहीं। नेता भी आप देखोगे तो जाटव का ही है, नेता आप देखोगे यादव का ही है, जाट का ही, गुर्जर का ही। जो इन जाति समूहों में सबसे घटिया स्थिति में है, उन लोगों के नेता तक ने, नेता नहीं है इसलिए प्रेशर नहीं बनता है, और वो कभी भी एक्चुअल लाभार्थी तक नहीं पहुंचता है जहां पहुंचना चाहिए। पहली डिमांड, वाइट पेपर लाइए, हर दशक दर दशक क्या लाभ किस जाति को पहुंचा है उस हिसाब से कीजिए। दूसरी डिमांड है कोटा विद इन कोटा, जिस पे सरकार ने अभी कहा कि हम उसमें क्रीमी लेयर नहीं लागू करेंगे, लागू करना पड़ेगा। दूसरी डिमांड जो है हमारी वो ये है कि कोटा विद इन कोटा हो, जिस पे गवर्नमेंट ने अभी जस्ट बोला है कि हम क्रीमी लेयर जो है हम नहीं लागू करें। क्यों नहीं लागू करोगे आप? ये कितनी अब्सर्ड बात है कि सरकार उन कुछ दलित नेताओं के आगे झुक रही है जो दलित नेता केवल अपने जाति समूह की बात, जाति की बात कर, जाति समूह की बात, राजनीति उनकी दलित की है, लेकिन एक्चुअल में लाभ केवल और केवल अपने दल को पहुंचा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि भाई कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। 15% एससी है, उसमें 3% उनको कर दो जिनको अभी तक मिलता रहा है, सबसे अधिक मिला है। 12% बचेगा, उसमें 1, 2, 3 कर सकते हैं आप, 4%, 3%, 6% ऐसे करके, ताकि एक्चुअल में जिसको चाहिए वहाँ तक पहुँचे। तीसरा डिमांड है मिनिमम मार्क्स का। मेरिट से कॉम्प्रोमाइज करके आप विकसित भारत का स्वप्न नहीं बेच सकते। 50% यदि जो योग्य युवा हैं या बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको एडमिशन ही नहीं मिलेगा IITs में, IIMs में या हायर एजुकेशन में, तो यार तुम्हारी एफिशिएंसी 50% वहीं घट गई। उसके बाद आप टीचिंग में भी आरक्षण दिए हुए हो, तो वो पढ़ाएंगे क्या? फिर आपके जो लोग हैं वो भाग जाते हैं बाहर, क्या है कि उनको अच्छा रिसर्च के लिए मिल रहा है। आपने रिसर्च की फंडिंग इतनी लिमिटेड कर रखी है कि वो रिसर्च नहीं कर पाते, तो क्या करेंगे? और उनको मैं भगोड़ा नहीं कहूँगा, वो यार माता सरस्वती ने मस्तिष्क दिया, उसका यूज कहीं पे कर रहे, मानवता की भलाई के लिए, चाहे US में रिसर्च करें, कहीं पे करें, हम वहाँ पे उनको हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मिनिमम मार्क्स जो है वो मेरिट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दें, वो कर दें। फिर एक रास्ता है EWS को SC के एट पार ट्रीट किया जाए। जिस वर्ग की परिभाषा में इकोनॉमिकली वीकर लिखा हुआ है, उसको ना तुम फॉर्म खरीदने में सहूलियत दे रहे हो, ना तुम उसका हॉस्टल फीस माफ़ कर रहे हो, ना कोर्स फी उसका माफ़ हो रहा है, तो भाई तुम उसको रिकॉग्नाइज करके क्या मतलब, क्या लॉजिक है इसका? और उसका कट ऑफ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है जनरल से, लगभग एट पार ही रहता है। तो आपने एक्चुअल में कुछ नहीं किया, ये एक झुंझुना उनको पहुंचा दिया गया। और दुर्भाग्य देखिए कि सबसे अधिक अर्निंग क्लास कौन है? तुम तो मान लिए हो ना कि दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित हैं, तो भाई वो तो इनकम टैक्स भी नहीं दे रहे हैं, ना ही उनका कंजम्पशन उतना है कि तुम ये कहोगे कि नहीं वो GST तो दे रहे हैं, वो मैच करेंगे। नहीं, मैं एक आदमी जो मान लीजिए 1 लाख रुपये के मकान में रहता हूँ, फॉर दैट मैटर कि 1 लाख रुपये मैं रेंट देता हूँ, तो मेरा जीवन स्तर ऊँचा है। मैं कार खरीदूँगा, उस पर GST दूँगा, पेट्रोल पे दूँगा, सरसों तेल भी मैं ज़्यादा खाऊँगा, हो सकता है मैं ऑलिव ऑयल खा रहा हूँ, भाई मीट कंजम्पशन मेरा ज़्यादा होगा, तो GST में ज़्यादा। और जो गरीब है, जो जोड़ रहा है कि 50 रुपये में मेरा पूरा दिन निकालना है, 50 रुपये में कहाँ GST, कितना GST दे रहा होगा? तो वो भी लॉजिक फ्लॉड है। तो कमा करके हम दे रहे हैं, जिससे एजुकेशन सब्सिडाइज हो रही है। किसकी सब्सिडाइज हो रही है? EWS की नहीं हो रही, उन 50% लोगों की हो रही है जो हमारे जान के पीछे पड़े हुए हैं, जो -40 आप वही कि विकसित भारत कैसे बना लोगे यार, ये -40 -60 वाली। तो एक तो वो है कि आप EWS को
करो, SC के पार उनको आर्थिक लाभ मिलना ही मिलना चाहिए। ये बेयर मिनिमम 4-5 बातें हैं जिससे एक्चुअल में SC ST OBC कोई हानि नहीं होने वाली है। इस वर्ग को जो आज सड़कों पे आया है और आगे आने वाले समय में ये जंतर मंतर कितनी जगह पे जाएगा ये संभवतः सरकार को पता नहीं है, तो वैसा ना करें। अभी कम से कम इंडिकेशन दे कि वी आर गोइंग टू सिट डाउन, टॉक अबाउट दिस और कुछ रिफॉर्म्स जो नीडेड हैं विदाउट हार्मिंग एनीबडी। एक्चुअल में हम कह रहे हैं रिफॉर्म करो, जिसको आवश्यकता है उसको दो, हमें कोई समस्या नहीं। इन सब बिंदुओं पे विचार कम से कम चालू करें, ये हमारी डिमांड्स है।